आई होप बच्चों आपको पार्ट 1 तक चैप्टर समझ आया हो अच्छे से। अब हम इसके आगे का पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे टॉलिन परीक्षण की। टॉलिन परीक्षण एक टेस्ट है, एक ऐसा टेस्ट है जो एल्डिहाइड को ताज़ा बने अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन में जब गर्म करते हैं तो एक सिल्वर धातु बनने के कारण चमकदार सिल्वर का दर्पण देता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम एल्डिहाइड को अलग कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि क्या हमारे सोल्यूशन में, हमारे विलयन में एल्डिहाइड प्रेजेंट है कि नहीं। ये इसकी एक अभिकरणा है, ये इसकी एक अभिक्रिया है। और ये एजी, इस एजी का बनना, इस बात का निर्माण, इस बात का टेस्ट होता है कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा सोल्यूशन है, उसके अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है। फिर हम बात करें किसकी, फेलिंग परीक्षण। फेलिंग परीक्षण किस लिए काम आता है? फेलिंग अभिकर्मक में दो विलयन, फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी होता है। जो फेलिंग विलयन ए होता है वो जलीय कॉपर सल्फेट एवं फेलिंग विलयन बी जो सोडियम पोटेशियम टार्टेट यानी कि इसको हम बोलते हैं रोशेल लवण होता है। परीक्षण में क्या होता है, हम पूर्व दोनों विलयन समान मात्रा में हम सबसे पहले मिलाते हैं। एल्डिहाइड को फेलिंग के साथ जब गर्म करते हैं तो एक लाल भूरा रेडिश ब्राउन एक कलर आ जाता है हमारे पास ऑक्सीकृत होने से, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है और एलिफैटिक एल्डिहाइड्स को अलग कर सकते हैं। एरोमेटिक जो होते हैं वो फेलिंग परीक्षण नहीं देते हैं, सिर्फ जो चेन वाले, जो श्रृंखला वाले या फिर जिनमें अनुनाद संरचनाएं नहीं होती हैं, सिर्फ वही वाले जो हमारे एलिफैटिक एल्डिहाइड होते हैं वही ये टेस्ट देते हैं। और ये जो CO2O बन रहा है इसी से लाल भूरा आपको एक अवशेप मिलता है। फिर हम बात करेंगे मेथिल कीटोन का क्या, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा भी हम कीटोन से कम एक मिथाइल समूह कार्बन परमाणु में आबद्धित होते हैं। जहाँ पे भी अगर आपके पास किसी एक विलयन में, एक यौगिक में एक मिथाइल ग्रुप है, मान लीजिए ऐसा कुछ है आपके पास, अगर किसी भी ग्रुप में एक मिथाइल ग्रुप उपस्थित है तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये जो है ये हैलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, नहीं तो हैलोफॉर्म टेस्ट ऋणात्मक आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए यहाँ पे CH3 है तो ये NaOH की प्रेजेंस में क्या करेगा, ये बनाएगा और CH3 बना जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक CH3 ग्रुप नहीं है उपस्थित तो ये टेस्ट होना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, किसके साथ, एक अमीन के साथ। सोडियम हाइड्रोजन, यहाँ पे जब हम यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोजन आयोडेट द्वारा आयोडोफॉर्म अभिक्रिया जो होती है वो समूह की पहचान, कौन से समूहों की पहचान करने के लिए इस्तेमाल होती है, जब समूह में ये हो CH3 CHOH वाला ग्रुप हो, ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप पहचान करने के लिए हम आयोडेट का टेस्ट करते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षण, ये आपके टेस्ट में भी बहुत बार आता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ क्या होता है, आपको बताया ये ही है अल्फा और ये है बीटा। अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता के कारण कई अभिक्रियाएं होती हैं जिसका अब हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन जो है ये रेजोनेंस में काम आता है। देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास एक बी है वो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन पे टकराता है और उसके बाद वो ऐसे करता है, ठीक है। ये रेजोनेंस हो रही है जिसकी वजह से दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो ये वाला और एक जिसमें सिंगल बॉन्ड है और ये वाला डबल बॉन्ड है। इसके चक्कर में सबसे पहली जो चीज़ होती है इसको हम बोलते हैं एल्डोल संघण। एल्डोल संघण में क्या होता है, देखिए सबसे पहले एथेनॉल है यहाँ पे अगर हम NaOH देते हैं तो ये एथेनॉल टूट के क्या बना लेते हैं, ये ऐसे करके CHOH आ जाता है यहाँ पे एक और यहाँ पे आ जाता है CHO, ठीक है। उसके बाद जब इसमें से हम एक प्रोटॉन, इसमें से H2O निकाला जाएगा तो ये जो है ये डबल बॉन्ड बन जाता है और ये CHO बन के रह जाता है, ऐसे एक एल्डिहाइड बन जाता है। इसको हम बोलते हैं एल्डोल संघण का उत्पाद। अच्छा, ऐसे एल्डिहाइड जिन पे एक डबल बॉन्ड हो उनको हम कहते हैं इनल, ठीक है। अब हम इसी तरीके से प्रोटॉन के लिए देखेंगे। देखो यहाँ पे प्रोपेनॉन है, ठीक है। जब इसमें BOH2 डाला तो एक तो हमारे पास OH आना है यहाँ पे
और एक क्या CO तो वैसे ही रह जाएगा, और यहाँ पे 2 CH3 थे तो एक CH3 यहाँ आ गया। अब जब यहाँ से पानी निकाला तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और CO लगा रह गया, तो हमारे पास क्या आ गया, एक और एल्डोल संघटन का उत्पाद आ गया। उत्पाद में विद्यमान 2 प्रकात्मक समूह या तो एल्डिहाइड व अल्कोहल के नामों से एल्डोल का नाम आया है। एल्डोल कहाँ से आया, एल्डिहाइड, अल्कोहल और एल्डिहाइड का मिक्सचर, ठीक है। यद्यप कीटोल अगर कीटोन इस्तेमाल करेंगे तो इसे कीटल कंडेंसेशन, कीटल संघटन बोलते हैं, ठीक है। और इस अभिक्रिया के लिए भी सामान्य रूप से एल्डोल संघटन ही प्रयोग किया जाता है। कौन सी अभिक्रिया के लिए, कीटल बनाने के लिए भी। इसमें 2 तरीके होते हैं, एक तो हो गया आपका क्रॉस एल्डोल संघटन। क्रॉस एल्डोल संघटन में क्या होता है, जब 2 भिन्न भिन्न एल्डिहाइड और या फिर कीटोन के माध्यम से एल्डोल संघटन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रॉस एल्डोल संघटन कहते हैं। इसके बाद अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक अलग एल्डिहाइड है और एक अलग एल्डिहाइड है, ठीक है। जब NaOH रिएक्ट कराया तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये डबल होके एक CHO लग गया और इसका भी डबल होके एक CHO यहाँ लग गया, पर ये अलग अलग है ना। उसके बाद अब जब हम इसमें अलग अलग इनकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या एथेनॉल के 2 अणु हैं और यहाँ पे प्रोपेनॉल के 2 अणु से बना है। अब इसको और क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि जो डबल बॉन्ड CHO है वो यहाँ आ जाए, इस तरह का ये भी बन सकता है और ये भी पॉसिबल है, पेंट-टू-इनॉल भी पॉसिबल है। क्रॉस एल्डोल उत्पाद में ऐसे 4 रिएक्शंस पॉसिबल हैं, ठीक है। क्रॉस एल्डोल संघटन की कीटोन भी एक घटक रूप से प्रयुक्त हो सकता है। कीटोन कैसे बन सकता है, इससे देखिए यहाँ पे इन्होंने एक बेंजीनॉल बेंजाल्डिहाइड बनाया है और इसके साथ इन्होंने यहाँ पे एक और कीटोन इस्तेमाल किया, और जब इसमें से OH- हटा दें, सिर्फ OH- हटा दें तो क्या होएगा, आपके पास यहाँ पे एक कीटोन उत्पाद हो जाएगा। अब हम कुछ और अभिक्रियाओं की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले करते हैं कैनिज़ारो अभिक्रिया। कैनिज़ारो की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं एक, ठीक है, यानी कि एक इसको मीथेनॉल भी बोलते हैं, और इसके साथ हम सांद्र KOH, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड KOH जब मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आता है, मीथेनॉल आता है और पोटेशियम फॉर्मेट आता है, ठीक है। इसमें मीथेनॉल बनता है ऐसे करके। इसके अलावा यहाँ दिया है बेंजाल्डिहाइड और साथ में वही सांद्र NaOH। अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट। ये भी कैनिज़ारो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या है, सबसे पहले हम इसमें नाइट्रीकरण की बात कर रहे हैं अगर, तो नाइट्रीकरण में क्या हो गया, यहाँ बेंजाल्डिहाइड है, वही सेम HNO3 + H2SO4 273 से 283 केल्विन में जब लगाएंगे तो यहाँ से ये ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा, यहाँ मेटा ग्रुप पे NO2 लगेगा। क्यों मेटा, क्यों, क्योंकि CHO जो है वो मेटा निर्देशक होता है, ठीक है। ये आपके लिए कुछ प्रश्न है यहाँ पे। अब हम कहाँ आ रहे हैं, अब हमारे एल्डिहाइड एवं कीटोन के उपयोग। हम क्या बोलते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो हमारी दैनिक दुनिया में बहुत काम आते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का जो 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और क्या कहते हैं, जीवक प्रतिदर्श के परीक्षण में तथा बैफेलाइट हमारे एक चीज़ होती है, उसका भी विरचन में क्या, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड सरेस तथा किसकी अनेक बहुलक उत्पादों में ये उपयोग होता है। बाकी जगहों पे भी बेंजाल्डिहाइड का उपयोग सुगंध तथा रंजक उद्योगों को बनाने में भी किया जाता है। कई एल्डिहाइड एवं कीटोन जैसे कि ब्यूटाल्डिहाइड या फिर वैनिलिन या फिर एसिटोफिनॉन, कपूर आदि अपनी सुगंध और अपनी किस लिए, अपनी सुरुचिकर प्रभाव के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे किससे, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। ऐसे कार्बोनिक यौगिक जिसमें क्या, जिसमें कार्बोक्सिलिक यानी कि COOH का प्रयात्मक समूह प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कार्बोक्सिलिक अणु कहते हैं। ये या तो एलिफैटिक अम्ल हो सकते हैं या फिर ये क्या हो सकता है, एरोमेटिक अम्ल हो सकते हैं। प्रकृति में कार्बोक्सिलिक अम्ल अत्यधिक कार्बोक्सिलिक ही होते हैं प्रकृति में ज़्यादातर। कुछ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों में उच्च सदस्य कौन से होते हैं, मतलब जो ऊपर वाले, जो बहुत ज़्यादा कार्बन वाले सदस्य होते हैं,
वो क्या होते हैं, वो वसा अम्ल कहते हैं, उन्हें हम वसा अम्ल कहते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड और एमाइड्स के बारे में और इनके संश्लेषण के बारे में। अब हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, नाम पद्धति किसकी, एसिड्स की, अम्लों की। बहुत आसान है, बस लास्ट में ओइक एसिड लगाते हैं, ओइक एसिड लास्ट में यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। ओइक अम्ल, ओइक अम्ल के अलावा इसमें और कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले हम सबसे पहला नंबर, सबसे पहली संख्या किसे देंगे, हमेशा एसिड्स को देंगे। तो यहाँ पे हमने इनका आयुपैक सीखा है। अब हम इनकी संरचना की अगर बात करें कि ये कैसे बनते हैं, देखिए यहाँ पे जो एंगल है वो कितना, 120 डिग्री का कोण है। और ये देखो, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव यही रहेगा, ये इसके बॉन्ड यहाँ जाता है तो ये माइनस यहाँ आता है। और यहाँ के जो पोलर्स हैं इन पे ये आता है और ये डबल बॉन्ड, ये इसका क्या है, ये इसका अनुनाद है, अनुनाद संरचना। अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनने की विधियाँ। कार्बोक्सिलिक अम्ल किन विधियों से बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक अल्कोहल व एल्डिहाइड से। आपको बता दिया गया है कि अल्कोहल एवं एल्डिहाइड की ऑक्सीकरण से क्या बनता है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहाँ पे बस वही बताया गया है। देखिए, अगर आपके पास एक अल्कोहल है, उसको हम क्षारीय यानी कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकरण एजेंट, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकरण कर्मकों के साथ अगर इसको डील करें तो हमारे पास RCOOH आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर एक डेकेनॉल दिया है, उसको भी अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एजेंट CrO3 H2SO4 के साथ डील करें तो हमारे पास डेकेनोइक अम्ल आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एल्किल बेंजीन कैसे बनते हैं, तो एल्किल बेंजीन देखिए, बेंजोइक अम्ल कैसे बनेगा, एल्किल बेंजीन दिया है, इसको हम KMNO4KOH के साथ जब हीट करेंगे तो हमारा COK आ जाएगा और उसमें से बस अगर हम पानी निकाल दें, अगर H+ का स्थानीकरण करा दें तो हमारे पास बेंजोइक अम्ल आ जाता है। फिर यहाँ पे एक और वही रिएक्शन दिया गया है, जब हमारे पास एक प्रोपेन की चेन बेंजीन से जुड़ी हुई है, फिर से COK ही बनेगा। ये नहीं कि यहीं रख जाए, नहीं, यहीं यहाँ ये पूरा रुक जाएगा, COK और बेंजोइक अम्ल ही यहाँ भी बनेगा। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, नाइट्रोल एवं एमाइड से। सबसे पहले अगर हम नाइट्रोल की बात करें, CN, इसको अगर हम क्षार या फिर अम्लीय मीडियम मध्य में रखते हैं तो हमारे पास एक अमाइड बनता है। और उसके बाद इस अमाइड को अगर हम अमाइड में से कभी भी H+ या OH- निकालें तो हमारे पास क्या आ जाता है, RCOH आ जाता है। ये आपको बहुत याद रखने की ज़रूरत है कि अमाइड ले लो या नाइट्राइल ले लो, सिर्फ H3O+ निकाल दोगे तो आपके पास अम्ल आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी बेंजामाइड है, बेंजामाइड में भी अगर H3O+ निकाल दो तो आपके पास बेंजोइक अम्ल ही आएगा। कोई भी अगर आपके पास अमाइड हो या फिर आपके पास नाइट्रोसल हो, ये हो CN- हो, साइनाइड हो, उससे क्या आता है हमेशा, उससे हमेशा COH आता है। अगर ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया की बात करें तो इससे क्या करेंगे हम, अगर हम अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे और उसमें ये लगा देंगे CO2, तो CO2 के प्रेजेंस में शुष्क ईथर के साथ वो ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा जिससे RCOH फाइनली बन जाता है। ठीक है, इसमें फिर हम बात करेंगे आगे किसकी, एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड से। अगर आपके पास एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड भी है, उनको अगर हम पानी के साथ ट्रीट करें तो सिंपली RCOH और Cl- होता है। और अगर इसको क्षार मध्य में भी रखा जाए तो भी यहाँ उनका मैकेनिज्म दिखाया कि कैसे पहले RCO- होगा, फिर Cl-, फिर इसको H करेंगे तो RCOH आ जाएगा जब ये एक प्रोटॉन ले लेगा। यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड के साथ सेम प्रक्रिया करके दिखाई हुई है, कैसे एसिड एनहाइड्राइड से भी बन सकता है। अब हम बात करेंगे एस्टर से। एस्टर का भी जब हम एस्टर का भी अपघटन कराते हैं, जब एस्टर का भी अपघटन कराया जाएगा तो बेंजोइक अम्ल ही आएगा। यहाँ आपको एक एथाइलिन बेंजोएट दिखाया है और दूसरा एथाइलिन ब्यूटेनोएट दिखाया हुआ है। फिर ये आपके लिए प्रश्न है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ब्यूटेन 1-ऑल से ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना है। 1-ऑल दिया, अल्कोहल दिया, अल्कोहल से अम्ल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, उसका हमें ऑक्सीकरण करना होता है, जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं CrO3 H2SO4। ये भी प्रश्न है। इसके बाद हम यहाँ आ गए हैं कहाँ, भौतिक गुण। अल्कोहल्स
के भौतिक गुण करने के बाद, एल्डिहाइड्स के गुण करने के बाद, कीटोन के करने के बाद अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के भी भौतिक गुण करने वाले हैं। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो श्रेणी है उनमें जो पहले 9 कार्बन है, पहले जो 9 परमाणु हैं, उन तक की जो संख्या वाले, उन तक की जो श्रृंखला वाले सदस्य हैं वो अपनी एक स्पेसिफिक अरुचिकर गंध वाले होते हैं और वो रंगहीन द्रव होते हैं। इस श्रेणी के जो उच्च सदस्य हैं वो ज़्यादातर ठोस होते हैं लेकिन, और वो गंधहीन भी होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो ये गुणधर्म है वो उनके अणुओं के परस्पर अधिक व्यापक जो उनके अंतराणुविक हाइड्रोजन आबंध है उसके द्वारा, उसी के कारण उत्पन्न होता है। यह हाइड्रोजन आबंध वाष्प अवस्था में भी पूर्ण रूप से कभी टूटते नहीं है। वास्तव में अधिकांश जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो वाष्प प्रवस्था एवं एप्रोटिक विलयकों में भी हाइड्रोजन आबंधित द्वितीय के रूप से उपस्थित होते ही होते हैं। ठीक है, 4 कार्बन परमाणु तक जो सरल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजन आबंध जो है वो निर्मित कर सकते हैं और इसी के कारण वो जल में मिश्रित भी होते हैं। इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, हम बोलते हैं कि एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ठंडे जल में लगभग अविलय होते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे कि बेंजीन, ईथर और अल्कोहल, इन सब में वो अधिक घुलनशील होते हैं। अब हम इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जिनमें OH आबंध का विदलन होता है। जब OH आबंध यहाँ से हटता है, ये टूटता है जब, तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे 2R, इसको अगर हम Na के साथ करें तो यहाँ बनता है COONA, ठीक है, सोडियम कार्बोक्सिलेट। ऐसे करके और NaOH के साथ करते हैं तो यहाँ H2O आ जाता है, NaHCO3 के साथ करते हैं तो यहाँ पे CO2 आ जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पे COOH के अम्लीय नेचर दिखाने के लिए हमने क्या किया है, हमने एक यहाँ पे लिया है, क्या एसिड लिया है, अम्ल लिया है, और उसका पानी के साथ रिएक्शन करवाने पे उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है कि वो कौन से 2 आयंस में टूटता है, और हमने उसका Ka निकाला है। Ka निकालने से क्या पता चलता है कि ये जो है इसका pKa कितना है, -log Ka, और pKa का मान जो है वो -7 रहता है ज़्यादातर, है ना। इससे हमें पता चलता है कि बेंजोइक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल के जो pKa है उनका मान कितना है, अप्रोक्सीमेटली 0.23, 4.19 और 4.76 है। यानी कि ये जो अम्ल है वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल रूप में एक अम्ल माने जाएंगे और ये पूरे के पूरे अम्लीय होते हैं। इसमें हम फिर आगे बात कर रहे हैं कि कैसे ये जो COO- है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ अपने से दूसरों को जब खींचता है, ये हाँ उसकी बात की है, और कब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है उसकी भी हमने यहाँ पे बात करी हुई है। और क्या कहते हैं कि फिनॉल का जो संयुग्मी है, फिनॉल की संयुग्मी क्षारक एक क्या है, क्षारक एक फिनॉक्साइड आयन होता है जिसके अनुनादी संरचनाएं असमान होती हैं तथा उसका जो ऋणावेश है वो अल्प विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु पर स्थित होता है। इसीलिए क्या होता है कि जो फिनॉक्साइड आयन है उसका अनुनाद बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है, और जब फिनॉक्साइड आयन ये ऋणावेश एक ऑक्सीजन परमाणु तथा कम विद्युत ऋणी वाले कार्बन परमाणु पर कम प्रभावशाली ढंग से क्या होता है, विस्थापित होता है, विस्थानित हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो फिनॉक्साइड आयन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। कार्बोक्सिलिक इज मोर स्टेबल फिनॉक्साइड के कंपैरिजन में। फिर हम बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के अम्लता पर क्या परिस्थितियों के प्रभाव होते हैं, परिस्थापियों के प्रभाव के बारे में। यहाँ हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपयन करने वाले जो समूह होते हैं वो प्रेरक और या फिर अनुनादी प्रभाव द्वारा क्या ऋणावेश को विस्थापित करके क्या संयुग्मी क्षारक का स्थायित्व प्रदान करते हैं, संयुग्मी क्षारक बनाते हैं, और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो उसकी अम्लता बढ़ जाती है। वहीं उसके उल्टा अगर इलेक्ट्रॉन दाता समूह संयुग्मी क्षारक को क्या करते हैं, अनस्टेबलाइज करते हैं, अस्थापित करते हैं और अम्लता उसकी घट जाती है।
यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें दिया गया है एक सीरीज जिसमें बताया हुआ है घटती हुई अम्लता के आधार पर क्या अलग अलग व्यवस्थित हमने किया है pKa वैल्यूज के घटाल पे अलग अलग अम्लों को। CF3COOH सबसे ज़्यादा अम्ल है और सबसे कम कौन सा है, सबसे कम है हमारा CH3CH2COOH। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी बात करी है। अब यहाँ आगे देखो, COH जब बॉन्ड टूटता है, इसकी अभिक्रिया सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसका, एनहाइड्राइड का विरचन। जब एनहाइड्राइड का बॉन्ड टूटता है तो क्या H+P2O5 और हीट ऊष्मा के प्रेजेंस में ये होता है, क्या होता है, यहाँ से एक H निकलता है और यहाँ से ये H2O निकल जाता है, यहाँ क्या बनता है, एथेनोइक एनहाइड्राइड बन जाता है। फिर हम बोलते हैं एसिडीकरण की अब हम बात करेंगे। एसिडीकरण यहाँ कैसे होता है, एक अल्कोहल और एक एसिड को जोड़ने से एसिडीकरण होता है और हमारा क्या, एस्टर प्राप्त होता है। ये जो एस्टर है हम इसके बारे में अभी और बात करेंगे। उससे पहले PCl5, PCl3 और SOCl2 के साथ क्या अभिक्रियाएं होती हैं। अगर हम एसिड को PCl5 के साथ जोड़े तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है एसिड क्लोराइड और PCl3। अगर इसको PCl3 के साथ जोड़ें तो भी हमारे पास बनता है एसिड क्लोराइड और H3PO3। अगर इसे SOCl2 के साथ जोड़ दें तो बनता है हमारे पास SO2। फिर हम बात करते हैं अमोनिया के साथ इनकी अभिक्रिया। अमोनिया के साथ कैसी अभिक्रिया होती हैं, अगर हमारे पास एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसको जब हम अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे CO- होता है और NH4+ बनता है। इसको जब हम H2O- में ट्रीट करते हैं तो हमारे पास एक एसिड अमाइड बनता है और एसिड अमाइड की सिंपल हाइड्रोलिसिस करने, सिर्फ इसको H+ और OH- के साथ ट्रीट करने पे वापस कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। इसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पे बेंजामाइड बना के भी हमें दिखाया हुआ है। फिर यहाँ पे हमारे पास और रिएक्शन है, देखिए यहाँ पे हमारे पास डाइबेंजोइक एसिड है, जब इसके साथ हमने NH3 लगाया तो हमारे पास CONH2NH2 हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं थैलेमाइड और ये क्या है, थैलमिक एसिड। थैलेमाइड पे अगर बहुत ज़्यादा हीट लगा के इसका NH3 निकाल दें हम तो क्या हो जाएगा, ये CO जुड़ जाते हैं और एक थैलेमाइड बनता है। ये जो हमारी थैलीमाइड बनी है ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा रिएक्शन है जो आगे बहुत इंडस्ट्रीज वगैरह में भी काम आता है। अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक समूह की संबंधी अभिक्रियाएं, ठीक है, और उनसे रिलेटेड और क्या क्या अभिक्रियाएं हो सकती है। सबसे पहले अगर हम इसका हमने ये बहुत बार पढ़ लिया है कि कैसे ROH से RCHO ROR और ये होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनका अपचयन कर रहे हैं। लिथियम एक स्ट्रॉन्ग अपचयन अभिकारक के द्वारा लिथियम एल्डिहाइड हाइड्रोक्साइड और ईथर के या फिर अथवा B2H6 के प्रेजेंस में इनका अपचयन करने पे क्या हमें C2HOH यानी कि एक अल्कोहल मिल रहा है। वहीं पे अगर हम इनका विकार्बोक्सीकरण करें, विकार्बोक्सीकरण कैसे हो सकता है इनका, इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ NaOH + CaO जब हम डाल देते हैं तो RH हो जाता है। क्या ये ग्रुप पूरा निकल जाता है और एक कार्बन भी यहाँ पे हमारा निकल जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्षार धातु लवणों के जलीय जो विलयन है उनकी वैद्युत अपघटन द्वारा विकार्बोक्सिलन हो जाता है और इससे क्या होता है, हाइड्रोकार्बन निर्मित हो जाते हैं जिसमें कार्बन परमाणु की जो संख्या होती है वो अम्ल के एल्किल समूह में उपस्थित जो आपके कार्बन होते हैं, परमाणु होते हैं, उनकी संख्या से डबल हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कोल्बे विद्युत अपघटन कहते हैं, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम बात करेंगे किसकी, हाइड्रोकार्बन भाग के प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। सबसे पहले हम इसमें हैलोजनन की बात करेंगे। हैलोजनन की जो अभिक्रिया है वो किससे होती है, वो होती है हेल्वोहार्ड-ज़ेलिंकी अभिक्रिया, जिसके दौरान क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, उसको जब किसी भी हैलोजन के साथ लाल फास्फोरस और एसिडिक अम्ल पानी में हम उसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनकर आता है। इसके अलावा हम किसकी बात करेंगे, वलय प्रतिस्थापन। वलय प्रतिस्थापन में हम बोल रहे हैं क्या, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि
कैसे? जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया यहाँ पे प्रदर्शित नहीं हो सकती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक समूह जो है वो क्या होते हैं यहाँ पे निष्क्रियक समूह है एवं उनके जो उत्प्रेरक है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि लुईस अम्ल जो है कार्बोक्सिलिक समूह में आबंधित हो जाता है इस वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये COOH है, ये हमारे पास क्या है? बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक अम्ल है। इसको जब हम नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो मेटा पे, क्योंकि हमने पहले भी बात करी है ये मेटा निर्देशित है, हम मेटा पे एक NO2 लगा देते हैं और इसी तरीके से जब ब्रोमीन लगाया जाए वो भी मेटा पे यहाँ पे लगता है। ठीक है, फिर हम यहाँ किसकी बात करेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्लों के अन्य उपयोग। मेथनोइक अम्ल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? रबड़, वस्त्र, रंगाइन, चमड़ा एवं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी बहुत जगह उपयोग में आता है। ये कुछ रूपों में खाद की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है और सिरके के रूप में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। हम बात करते हैं कि हेक्सेन डाइनोइक जो अम्ल है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? उसका उपयोग नायलॉन 66 के निर्माण में भी किया जाता है और बेंजीन अम्ल के जो एस्टर है उनका उपयोग काफ़ी ज़्यादा सुगंधित द्रव्यों को बनाने में, बहुत ज़्यादा स्मेलिंग जो फ्लूइड्स हैं, जो आइटम्स हैं उनको बनाने में किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद के परीक्षण में भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और इनका निर्माण, इन अम्लों का जो उपयोग है वो साबुन एवं डिटर्जेंट्स और शैम्पूज बनाने में भी किया जाता है। ये इस चैप्टर का सारांश है। यहाँ आपका चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल खत्म होता है। अब हम इसका अभ्यास कार्य का एक प्रश्न करेंगे। यहाँ पे दिया है कि हमें इन शब्दों से क्या समझ आता है, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पे अब हमें बताना है जैसे साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन हमारा क्या होएगा? R, इससे क्या जुड़ा होगा? यहाँ पे OH जुड़ा होएगा और यहाँ पे CN जुड़ा होगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर अब खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ आया हो और इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे।